हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। ओस्मोसिस के आज टैली के ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं टैली कोर्स, यानी कि सबसे पहले हम टैली से पहले सीखने जाएंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, लायबिलिटी, इनकम, एसेट्स, कैपिटल, ये सब चीजें क्या होती हैं, जनरल एंट्री करने का तरीका क्या है, उसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखें, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले सीखते हैं टैली क्या होती है। तो देखिए, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, अकाउंटिंग के लिए करते हैं। यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है टैली, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, अकाउंटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होती है ना। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन बिजनेस कॉल अकाउंटिंग। एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी लेन देन होती है, जिस प्रकार से भी लेन देन होती है, जब उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एक रिकॉर्ड लिखा जाता है, चाहे वो आप नोटबुक में लिख रहे हो, चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर में लिख रहे हो, चाहे आप किसी एप्लीकेशन में लिख रहे हो, तो उनको अपन क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है ओनली अकाउंट्स और एक होता है अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी। अब अपने इंडिया के अंदर जो ओनली अकाउंट्स है वो ओनली 10% यूज में आती है। कितने परसेंट, 10%। और जो अकाउंटिंग विथ इन्वेंटरी होती है वो 90% यूज में आती है। 90% लोग टैली प्राइम के अंदर अकाउंट विथ इन्वेंटरी का ही वर्क करते हैं, चाहे वो आपका गुड्स हो, चाहे आपकी वो सर्विस हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन अकाउंट विथ इन्वेंटरी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो अकाउंट विथ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब होता है गुड्स, आइटम या स्टॉक। गुड्स, आइटम या स्टॉक। जब आप किसी बिजनेस के अंदर पैसों के साथ साथ उसके स्टॉक का, उसकी सर्विस का भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको रिकॉर्ड को लिख रहे हैं, तो वो आपकी अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी कहलाती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में हमारे जो मेन 5 पॉइंट्स होते हैं अकाउंटिंग के, है ना, वो 5 पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा कैपिटल, दूसरा हमारा एसेट्स, तीसरा हमारा इनकम, चौथा हमारा कैपिटल और पांचवा हमारा लायबिलिटी। अब जानते हैं व्हाट इज कैपिटल। तो देखिए, कैपिटल का मतलब होता है कि जब भी किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो पैसे बिजनेस के अंदर लगाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं या कैपिटल कहते हैं। तो उसी को हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब बिजनेस के अंदर देखो, यहाँ पर आपको इस पीपीटी के अंदर दिख रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर आपको इस चीज में क्या हो रहा है, अपना कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, पैसा इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल जब इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। बात समझ में आई, ओके। अब हम लोग इस बिजनेस में से जब अपने किसी पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाल लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को भी हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन यहां पर आप ध्यान दोगे कि जब बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, और यहां पर जब हम बिजनेस में से पैसे वापस अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपका कैपिटल है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में आई। तो ये दोनों कैपिटल ही कहलाएंगे, चाहे आप बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे आप बिजनेस में से पैसा वापस निकालो। इन दो की स्थिति में, इन दो की जगह पर आप हमेशा उसका किसका यूज लोगे, कैपिटल वर्ड का यूज लोगे। फिर सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एक बिजनेस के अंदर उसके खुद के कितने एसेट्स होते हैं, उसकी खुद की कितनी संपत्ति होती है, वो चीज हम इसके अंदर एसेट्स के अंदर देखते हैं। अब जो एसेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका करंट एसेट्स और दूसरा आपका होता है नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स का मतलब होता है कि ऐसा एसेट्स एक बिजनेस के अंदर, उसकी ऐसी संपत्ति जो रोज आए और जाए, यानी कि 1 साल तक रोज चेंज होती रहती है, कभी कम होगी कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी कभी बढ़ेगी, तो वो आपका क्या कहलाता है, करंट एसेट्स कहलाता है। जैसे एक बिजनेस के अंदर जो केस होता है वो डेली फिक्स तो नहीं रहता, वो हमेशा बढ़ता है और हमेशा कम होता है। गुड्स, जो स्टॉक है, जो आइटम है, जो इन्वेंट्री है, वो भी रोज हमेशा बढ़ती है और रोज कम होती है। उसके अलावा डेटर्स, डेटर्स का मतलब कि जिनको हमने माल उधार बेचा है, या हमने जिनसे हम पैसा मांगते हैं, जो कंपनी हमारी पैसा किसी से मांग रही है, तो वो कंपनी के लिए डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर ऐसा एसेट्स जो 1 साल तक फिक्स रहे, इसलिए हम इनको फिक्स एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब फिक्स एसेट्स का मतलब होता है जैसे फर्नीचर,
कार, बिल्डिंग या मशीनरी, ये चीजें ऐसी होती है जो रोज चेंज नहीं होती, एक साल बाद में या एक साल उसके बहुत ज्यादा टाइम बाद में अपन को चेंज करवानी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों को एसेट्स भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर पर बात करते हैं इनकम। इनकम का मतलब होता है कमाई, अर्निंग, है ना। अब जो बिजनेस के अंदर इनकम होती है वो दो टाइप से होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है मेन सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आप जिस चीज के लिए वर्क कर रहे हो, आपका जिस चीज का बिजनेस है ना, आपका जिस चीज का बिजनेस है उसी से जो आपको अर्निंग मिल रही है, उसी से जो आपको पैसा मिल रहा है, उससे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। कैसे? जैसे कि आप अगर मान लो कहीं पे जॉब कर रहे हो, अब आप बिजनेस तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको जो सैलरी रिसीव हो रही है, क्योंकि आप उसी के लिए तो वर्क कर रहे हो, तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम हो गई। अब मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं जिसके अंदर मेरा कुछ प्रोडक्ट हो सकता है जिसको मैं सेल कर रहा हूं, या मैं कोई सर्विस दे रहा हूं, तो उससे जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो मेरी क्या है, डायरेक्ट इनकम हो गई। क्योंकि मैं मान लो आपको टैली पढ़ा रहा हूं, मैं आपको RACT पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रहा हूं, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूं, तो उससे जो मेरे को फीस मिलेगी वो मेरी डायरेक्ट इनकम हो गई, है ना। दूसरे नंबर पे होती है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है द साइड वे ऑफ इनकम, मतलब आपके उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं, अलग से अगर कोई आपको इनकम मिल रही है जो डेली सोर्स पर नहीं है, कभी कभार मिलती है, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक फर्नीचर था, कंप्यूटर था पुराना कोई, मैंने उसको सेल आउट कर दिया, मैंने 5,000 में लिया था और मैंने उसको 7,000 में सेल आउट कर दिया, कोई अच्छा कस्टमर मिल गया, तो उससे जो 2,000 को मेरे का जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। या मेरे को कोई डिस्काउंट दे रहा है, मैं कहीं से माल परचेज कर रहा हूँ तो मेरे को अगर कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, मेरे को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। क्योंकि हम इस चीज़ के लिए तो वर्क नहीं कर रहे हैं ना, हम काम किसके लिए कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए, मेन बिजनेस के लिए वर्क कर रहा है। ये हमारी साइड ऑफ इनकम है, इसलिए इनडायरेक्ट इनकम हो गई, और ये हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए हमारी डायरेक्ट इनकम हो गई। तो आपको इनकम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तीसरे नंबर पे अपन फोर्थ नंबर पर अपन बात करते हैं। अब अपन फोर्थ नंबर पर बात करते हैं एक्सपेंस। अब एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चे। एक बिजनेस के अंदर जो एक्सपेंस होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, यानी कि एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक बिजनेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस होता है, ऐसा एक्सपेंस जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर इफेक्ट करता हो, यानी कि उस ऐसे एक्सपेंस जिससे बिजनेस के में अंदर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी कॉस्ट को बढ़ाता हो, इंक्रीज करता हो, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। अगर सिंपल शॉर्ट में बोलूं तो डायरेक्ट एक्सपेंस एक प्रकार का फैक्ट्री एक्सपेंस होता है। एक फैक्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसके अंदर जो भी वर्क हो रहा है, जो भी खर्चे लगाने पड़ रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर अपन कच्चा माल खरीदते हैं पहले तो रॉ मटेरियल, वेजेस, यानी कि हम जो मजदूरी देते हैं वेजेस कहलाता है, वो भी अपना डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है जिससे अंदर माल अपना बाहर से आता है, मशीनरी का जो ऑयल है, फैक्ट्री का जो एक्सपेंस हो गया, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, तो ये सारे खर्चे मिलाकर हमारे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर इफेक्ट डालते हैं। बात समझ में आई? इसलिए ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। अब दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर इफेक्ट नहीं करता हो, जैसे ऑफिस के जो भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट पे कर दिया, हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, बैंक चार्ज है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सैलरी है, रेंट है, ये सब हमारे लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। क्योंकि ये चीजें हम लोग साइड वे ऑफ के लिए करते हैं, हम ज्यादा माल को बेचने के लिए, ज्यादा सर्विस देने के लिए हम अदर एक्सपेंस करते हैं, तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट पर इफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये सब किस में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से आ जाते हैं, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर इफेक्ट डालते हो। क्लियर हो गया ये भी? तो एक्सपेंस भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब फिफ्थ नंबर पर अपन बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। अब एक बिजनेस के अंदर बिना कर्ज तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि कर्ज तो आपको थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा अगर एक बिजनेस कर रहे हो तो, चाहे छोटा सा भी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं कि जो लायबिलिटी है वो हमारे दो टाइप की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कर्ज, ऐसी लायबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर आपके ऊपर से खत्म हो जाए, एक साल से कम चले आपके ऊपर।
जैसे इसको अपन बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जैसे कि रेंट पेबल। अब आपको रेंट तो हर एक महीने में देना ही पड़ेगा, जैसे ही नज़दीक आती है तारीख आपको रेंट देना ही पड़ेगा, आपको सैलरियाँ देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपके क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब आपने जिनसे हमने माल खरीदा है उधार, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है वो हमसे भी तो पैसे मांगता है, लेकिन उसको भी तो अपन को 1 महीने में 2 महीने में पैसा देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर बोलते हैं उनको। तो क्रेडिटर हो गए। बिल्स पेबल, जो भी हमारे लिए कोई बिल आ गया, एक्सपेंस का बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, हमारे यहाँ पर कोई लाइटमैन आया जिसने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम किया, उसने बिल बना के दे दिया, तो वो हमारे ऊपर शॉर्ट टर्म के कर्जे हो गए, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गई, वो हमको 1-2 महीने में पे करनी पड़ेगी, इसलिए वो हमारे लिए क्या कहलाती है, करंट लाइबिलिटी कहलाती है। समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी की। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म कर्जे हो, है ना, लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे कि आपने बिजनेस लोन ले लिया, आपने कोई भी लॉन्ग टर्म का जो भी लोन ले लिया आपने, जो आपके ऊपर 1 साल से ज़्यादा चले आपके ऊपर, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी, है ना, जिसके अंदर अपन जो कि ईएमआई होती है वो 2 साल तक 3 साल तक अपन धीरे धीरे पे करते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो आपको मेरे हिसाब से ये 5 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है। क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद भी अपन लोग बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। अब जनरल एंट्रीज का मतलब क्या होता है कि देखिए, जनरल एंट्रीज होता है अकाउंटिंग का बैकबोन। अब ये 5 पॉइंट तो हो गए, कैपिटल, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, ये 5 पॉइंट तो मैक्स हो गए, लेकिन जो इसका बैकबोन होता है वो होता है जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कौन सा लेजर क्रेडिट होगा और कौन सा लेजर डेबिट होगा। बिना क्रेडिट और बिना डेबिट के हम अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। तो क्या तरीका है, क्या ट्रिक है कि जिससे हम ये पता लगा सके एक सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर कि जो हमारा लेजर है ये लेजर डेबिट होगा और ये वाला लेजर है वो क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले जानते हैं लेजर क्या होते हैं। अब देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पर मेथड 1 बताया। मेथड 1 से ये होता है कि अगर मान लो कोई भी पर्सन ए है या कोई लेजर ए है और यहाँ पर एक कोई भी लेजर बी है, अगर ए लेजर बी को कुछ भी दे रहा है, ए लेजर बी को कुछ भी दे रहा है, चाहे वो केस दे रहा हो, चाहे वो उसको गुड्स दे रहा हो, चाहे उसको बिल बना के दे रहा हो, XYZ कुछ भी, बिजनेस के अंदर ये 3 चीजें मोस्टली होती है। तो अगर केस दे रहा है, गुड्स दे रहा है या बिल दे रहा है, तो यहां पर ये हो गया गिवर, क्योंकि ए तो देने वाला है तो गिवर हो गया। यहां पर बी हो गया रिसीवर, क्योंकि जो बी है वो रिसीवर हो गया, क्योंकि वो प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है ना, चाहे वो केस कर रहा हो, चाहे वो गुड्स कर रहा हो, चाहे वो बिल्स कर रहा हो, कुछ भी रिसीव कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवर है वो हमेशा क्रेडिट होगा और जो रिसीवर है वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। अगर ए टू बी कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर ए बी को कुछ भी दे रहा है, ट्रांजेक्शन आप एरो देख पा रहे हो इस तरफ जा रहा है, तो ये रिसीव करने वाला है तो ये डेबिट होगा, और ये गिव करने वाला है तो ये क्रेडिट होगा। मेथड 1 समझ में आया? अभी अपन इसको एग्जाम्पल के हिसाब से भी और आगे समझेंगे। एक बार मैं आपको मेथड 2 भी बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको ट्रिक समझ में आएगी। ओके, तो अब मेथड 2 के अंदर क्या है कि आपने LIC तो नाम सुना ही होगा। LIC लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, यहाँ पर LIC का मतलब है लाइबिलिटी, यानी कि L का मतलब लाइबिलिटी, I का मतलब इनकम, C का मतलब कैपिटल, A का मतलब एसेट्स और E का मतलब एक्सपेंस। अभी जो LIC है वो AE के ऑपोजिट है। कैसे बताता हूं, देखिए, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर उसके अंदर LIC यानी कि लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, उससे हमारी अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है, अगर उससे हमारा कैपिटल बढ़ रहा है या उससे हमारी इनकम बढ़ रही है, तो आप उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और अगर हमारे उस बिजनेस से अगर एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आप हमेशा उसको क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। मेथड 2 भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में LIC बढ़ रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आप उसको हमेशा क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। समझ में आया मेथड 2 भी? अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, रेंट पेड बाय केस 10,000 रुपए। हम एक रेंट पेड कर रहे हैं केस के द्वारा, तो हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है और हम एक रेंट पे कर रहे हैं जो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ पर जो रेंट है आप उसको रिसीवर मान सकते हो या आप उसको एक्सपेंस मान सकते हो। मेथड 1 के हिसाब से वो रिसीवर है और मेथड 2 के हिसाब से वो एक्सपेंस है।
समझ में आई बात। और जो हमारा केस है वो हमारा गिवर हो गया, क्योंकि हमारा ही केस जा रहा है तो हम गिवर हो गए। तो हमारा केस होता है यानी कि कंपनी का लेजर आता है, कंपनी खुद कभी नहीं आती है। लेजर के अंदर कंपनी का नाम नहीं आता है, लेजर के अंदर हमारी कंपनी का नाम नहीं आता है, हमारे सारे लेजर्स आते हैं। तो हमारा लेजर कौन सा, अभी केस है जो जा रहा है, सिंपल। या हमारे अगर कोई कंपनी के अंदर कोई भी चीज आ रही है तो हम कंपनी का लेजर लिखते हैं, ना कि कंपनी का लिखते हैं कि कंपनी का नाम लिख दिया आपने, ओस्मोसिस कंप्यूटर, राम कंपनी, श्री अकाउंटिंग, कुछ भी ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कंपनी है, यहाँ पर जो केस है वो हमारा जा रहा है और रेंट हमारा एक्सपेंस है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर इस मेथड के अंदर क्या बताया था, सेकंड मेथड के अंदर, कि अगर हमारा अगर एक्सपेंस, अब रेंट पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, अगर एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और मेथड 1 के अंदर मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पर तो हमारा एक्सपेंस आएगा, क्योंकि हमारा पैसा है, जो केस है वो यहाँ पे बी पे जा रहा है, तो यहाँ पर हम बी को एक्सपेंस में रख देंगे, रेंट को, तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी कि दोनों मेथड से हमें यही पता चल रहा है कि जो हमारा एक्सपेंस है वो क्या होगा, डेबिट होगा, और जो हमारा केस है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम इस एंट्री को, जनरल एंट्री को कैसे करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू केस अकाउंट क्रेडिट 10,000। क्रेडिट का और डेबिट का बैलेंस हमेशा बराबर आना चाहिए। बात समझ में आई? ओके, अब हम सेकंड एंट्री को पढ़ते हैं। इसी के ऑपोजिट एंट्री की है मैंने, गिव केस टू राधेश्याम 10,000 रुपए। हम क्या कर रहे हैं, राधेश्याम को 10,000 रुपए दे रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि राधेश्याम को हम केस दे रहे हैं, तो यहां पर जो हमारा केस है वो आप उसको गिवर मान सकते हो या आप उसको एसेट्स भी मान सकते हो मेथड 2 के हिसाब से। तो अगर मेथड 2 के हिसाब से अगर हमारा वो एसेट्स है तो हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा एसेट्स कम हुआ, यानी कि पैसा तो कम होगा ना हमारे ड्राइंग में से। तो पैसा अगर कम हो रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। और जो रिसीवर है, रिसीवर को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस एंट्री को क्या लिखेंगे, राधे कंपनी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट क्रेडिट, राधे कंपनी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट क्रेडिट। यहां पर भी जो क्रेडिट का बैलेंस 10,000 और डेबिट का बैलेंस 10,000, ये दोनों बराबर हो गए। आई होप कि आप लोगों को ये जनरल एंट्रीज भी समझ में आई होगी, आप लोगों को अकाउंटिंग के 5 पॉइंट भी समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर इसको सॉल्व करके जरूर बताना। तो आपके लिए आज के क्वेश्चंस है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके जो आंसर है वो आप लोग हमें मैसेज करके भी या हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसका आंसर दे सकते हैं। तब तक थैंक यू सो मच, बने रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम, जो प्रैक्टिकली होगा पूरा। तो वीडियो को जरूर पूरा देखे, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।